बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग चलेंगे बायोलॉजी के सेकेंड क्लास में। तो आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर हम लोगों का है प्रमुख जीव वैज्ञानिक। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख जीव वैज्ञानिकों पर। तो चलिए अपने अपने नोटबुक और पेन को ओपन कर लीजिए और चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले जो जीव वैज्ञानिक है इनका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, पहले जीव वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। इस तरह से आप लोग पॉइंट बनाते चलिए। विलियम हार्वे जो है ये रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ मनुष्य में ही नहीं सभी जीवों में, ठीक है, तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता थे विलियम हार्वे। तो आप लोग इस तरह से पॉइंट बनाएंगे विलियम हार्वे और डैश करके लिखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता। दूसरे जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं इनका नाम है मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, दूसरे जीव वैज्ञानिक है मार्सेलो मेलपिगी। तो इन्होंने क्या खोजा था पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जितने भी कशेरुकी जीव हैं, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जीव यानी वैसे जीव जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कशेरुकी जीव। तो कशेरुकी जो जीव होते हैं इनकी किडनी में कुछ विशेष प्रकार के संपुट यानी जो संरचनाएं होती है जिसे मेलपिगी कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। यानी कशेरुक जीवों में पाए जाने वाली मेलपिगी कोशिकाओं के खोज करता थे ये मार्सेलो मेलपिगी। इन्हीं के नाम के आधार पर किडनी में पाए जाने वाली उस संरचना को मेलपिगी कोशिकाओं का नाम दिया गया है। साथ ही साथ इन्हें सूक्ष्मदर्शिकी का जनक भी कहा जाता है। अब आप लोग लिखिए मार्सेलो मेलपिगी और डैश देकर लिखिए पहला पॉइंट सूक्ष्मदर्शिकी का जनक और दूसरा पॉइंट लिखिए मेलपिगी कोशिकाओं के खोजकर्ता और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कशेरुकी जीव। ठीक है, कशेरुकी जीवों में ये मेलपिगी कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए आज फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि लिखने में अगर आप लोग स्लो हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए फिर आगे देखिए। ठीक है, क्लास को क्लास की तरह लेंगे तो फायदा होगा। सिर्फ अगर सुनेंगे 5 मिनट के लिए फिर इधर से उधर चले जाएंगे फिर उधर से उधर चले जाएंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक चैनल में ही आप रुकिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा और हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले वैज्ञानिक पर। अगले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हें शॉर्टकट में ल्यूवेनहॉक भी कहा जाता है। ये जो ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीव यानी जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, इस बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था। इसी के कारण इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ सूक्ष्म जैविकी का पिता। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर अगर पूछे सूक्ष्म जैविकी का पिता तो बताना है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गया? अब लिख लीजिए आप डैश देकर एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक डैश देकर लिखिए सूक्ष्म जैविकी। अंग्रेजी में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिए माइक्रोबायोलॉजी के जनक। ठीक है, और ये जो मार्सेलो मेलपिगी थे ये सूक्ष्मदर्शिकी के जनक थे और ये सूक्ष्म जैविकी के हैं। स्लाइटली डिफरेंट है, याद रखिएगा। अगले जो जीव वैज्ञानिक हैं इनका नाम है कैरोलस लीनियस। कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म में इनको कार्ल लीनियस भी लिख देता है। ठीक है, ये जो कार्ल लीनियस थे इन्हें वर्गीकी का जनक माना जाता है। वर्गीकी यानी जो जीव जगत का वर्गीकरण किया था वो किया था किन्होंने, तो वो किया था कैरोलस लीनियस ने। हम लोग आगे जीव जगत का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अभी आप कैरोलस लीनियस लिखकर डैश दीजिए और लिखिए वर्गीकी के जनक, है ना। तो जो जीव जगत का वर्गीकरण दिया था ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इन्होंने जिस पुस्तक में, ठीक है, इन्होंने जिस पुस्तक में ये जीव जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो पुस्तक के नाम से भी मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप यहां पर लिख लेंगे। जैसे आप लिखिए कैरोलस लीनियस, पहला पॉइंट लिखिए वर्गीकी के जनक और जिस पुस्तक में दिया था उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। यानी अगर आपको कभी पूछता है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन थे तो ये थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए किसमें, कैरोलस लीनियस में। एक तो वर्गीकी का जनक और दूसरा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक।
तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इन्होंने द्विनामकरण पद्धति, या ऐसे लिखिए द्विनामकरण पद्धति के जनक। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति के जनक। ये द्विनामकरण पद्धति क्या है? आप लोग अगर थोड़ा सा जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, इन जीवों को एक तो कॉमन नेम होता है, जैसे हम मानव बोल रहे हैं, ठीक है, एक जैसे हम शेर बोल रहे हैं, ठीक है, बाघ बोल रहे हैं या हिरन बोल रहे हैं, ये कॉमन नेम है, ठीक है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल नेम यानी जीव वैज्ञानिक नाम दूसरा होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं मानव, है ना, तो ये मानव, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। जैसे अगर हम बाघ बोलते हैं तो बाघ का क्या नाम है जो इंडिया में पाया जाता है? तो इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो आप सब में देख रहे हैं कि दो दो पद है, सॉरी, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बोलते हैं कमल का फूल तो ये नेलम्बो न्यूसीफेरा। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं आम तो मैंजीफेरा इंडिका। सब में दो दो नाम है। तो ये जो द्विनामकरण पद्धति है, इस द्विनामकरण पद्धति के जनक जो थे ये भी यही कैरोलस लिनियस थे। यानी कैरोलस लिनियस में 3 पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट वर्गीकी का जनक, है ना, जो क्लासिफिकेशन होंगे जीव जगत का वर्गीकरण, किस पुस्तक में दिया था ये सिद्धांत? तो इन्होंने दिया था सिस्टमा नेचुरी में, यानी सिस्टमा नेचुरी के लेखक हो गए। और तीसरा पॉइंट द्विनामकरण पद्धति के जनक। क्लियर हो गया? चलते हैं अब अपने अगले जीव वैज्ञानिक में। अगले जीव वैज्ञानिक का नाम है डी लेमार्क। ठीक है, तो डी लेमार्क वही डी लेमार्क है जिन्होंने बायोलॉजी का नामकरण किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस याद है ना, तो वही लेमार्क है। तो ये जो लेमार्क है, इन लेमार्क की तो सबसे पहली पॉइंट लिख लीजिए कि इनकी पहली जो है, पहला पॉइंट में, कि इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसॉफी जूलॉजी की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था फिलोसॉफी जूलॉजी की। अब इस पुस्तक में महत्वपूर्ण क्या था? इस पुस्तक में इन्होंने, ठीक है, जैव उद्विकास, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में जैव उद्विकास का प्रथम तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया था। ठीक है, जैव उद्विकास का मतलब, जैव उद्विकास का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इनसे पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए थे, लेमार्क से पहले, ये लोग मानते थे कि भगवान वाला सिद्धांत, कि भगवान ने ही जीवन को अवतरित किया, ऐसा वैसा जो चर्च की अवधारणा वगैरह थी। लेकिन ये डी लेमार्क ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और न सिर्फ उत्पत्ति बल्कि बढ़ते बढ़ते ये किस तरह से आज की स्थिति तक आए। जिस तरह से लोग मानते हैं कि सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव थे, उसके बाद उसी से सरीसृपों की यानी रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, रेप्टाइल्स से पक्षियों की, और फिर स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं से फिर जाकर बंदरों से होते हुए मनुष्य का उद्विकास हुआ। समझ में आ रही है उद्विकास? तो ये जो जैव उद्विकास पर प्रथम तर्कपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डी लेमार्क ने, है ना। तो यहां पे 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट लिखिएगा आप कि इनकी पुस्तक का नाम फिलोसॉफी जूलॉजी की, और दूसरी पॉइंट ये लिखिएगा कि जैव उद्विकास पर प्रथम तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इन्होंने जो अपने प्रयोग में किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया। जब हम लोग जैव विकास पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। इन्होंने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया और बताया कि किस तरह से पुराने समय में छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, और प्रकृति के फलस्वरूप छोटी गर्दन वाले जिराफ बढ़ करके लंबी गर्दन वाले जिराफों में परिवर्तित हो गए। मतलब मामला यहाँ आपको ये लिखना है कि इन्होंने जिराफ के उदाहरण के द्वारा जैव उद्विकास को समझाया था। ठीक है, बाकी हम लोग चैप्टर में देखेंगे। अब आते हैं अगला, डी लेमार्क के बाद वॉन बेयर। ठीक है, तो ये जो वॉन बेयर थे, ये वॉन बेयर को भ्रूणिकी यानी एम्ब्रायोलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक है, भ्रूण जानते हैं ना, भ्रूण से ही संतान बनता है। तो ये भ्रूणिकी यानी भ्रूण का जो अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को विकसित करने वाले जो है ये है वॉन बेयर, जिसके कारण इन्हें भ्रूणिकी यानी एम्ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो इनके नाम के आगे डैश देकर लिख लीजिए, भ्रूणिकी का जनक। अंग्रेजी में लिखना है तो एम्ब्रायोलॉजी।
अगले वैज्ञानिक जो है इनका नाम है रिचर्ड ओवन। ठीक है, रिचर्ड ओवन ने जैव उद्विकास को प्रमाणित करने के लिए समजात और समरूप अंगों का थ्योरी दिया। तो इसमें डैश देकर आप लिखिए, समजात तथा समरूप अंगों का सिद्धांत विकसित किया या समजात अथवा समरूप अंगों का सिद्धांत दिया। थोड़ा सा बता देता हूं समजात और समरूप अंग क्या होते हैं यहां पे। तो जो ये रिचर्ड ओवन जी हैं इन्होंने समजात और समरूप अंग बताए। इन्होंने कहा कि जीवों में, है ना, जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो, है ना, जीवों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो देखने में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इनके काम काज भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना, ठीक है, इनकी जो आंतरिक संरचना यानी जैसे बोले हड्डियों की बनावट, है ना, मांसपेशियों का जुड़ाव, ठीक है, तो इनकी संरचना और साथ ही साथ जब इनका भ्रूणिक विकास होता है, माता के गर्भ में विकास होता है, तो वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख, दूसरे जीव के नहीं, सिर्फ चमगादड़ का पंख। मनुष्य का हाथ देखने में बिल्कुल भिन्न है चमगादड़ के पंख से, लेकिन दोनों का अगर हम देखें दोनों की संरचना, तो मनुष्य के हाथ में जिस तरह की हड्डियां होंगी, ठीक है, जिस तरह की हड्डियों का बैंड होगा, उसी तरह से जो होगा ये चमगादड़ में भी सेम टू सेम है। यानी दोनों की संरचना समान है और साथ ही साथ जब भ्रूणिक विकास होता है तो वो भी समान होता है। यानी मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं, तो ये समजात अंग हैं। ठीक है, दूसरा तरीका का अंग इन्होंने बताया समरूप अंग। तो समरूप अंग किसे कहते हैं, तो समरूप अंग वैसे अंग हैं जो देखने में कैसे होंगे, देखने में समान होंगे और इनके कार्य भी एक समान होंगे, परंतु आंतरिक संरचना और भ्रूणिक विकास में ये कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी भिन्न होंगे। ठीक है, इसका भी उदाहरण देखते हैं, जैसे चमगादड़ का पंख, किसका पंख, चमगादड़ का पंख, और तितली का पंख, ठीक है, तितली का पंख या कोई पक्षी का पंख, दोनों देखने में क्या है, समान है, दोनों का काम भी समान है, दोनों उड़ने में यूज होते हैं। लेकिन अगर आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो आंतरिक संरचना इसकी कैसे है, हाथों के समान, जबकि तितली का पंख जो होगा इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है और ये बिल्कुल जो होगा ये अलग संरचना है, बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। अभी मैं उसमें बेसिक्स में नहीं जाऊंगा अंदर ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो समझ लीजिए कि जो चमगादड़ का पंख है इसकी बनावट और तितली के पंख की जो आंतरिक संरचना होगी ये अलग अलग है, और अगर भ्रूणिक विकास में भी जाएं तो ये बिल्कुल अलग अलग होगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले जीव वैज्ञानिक में, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन आप लोग लिख लीजिए और अंडरलाइन डैश दीजिए और पहला पॉइंट लिखिए डार्विन ने जैव उद्विकास पर, ठीक है, जैव उद्विकास पर एक पुस्तक लिखी और डैश दीजिए, उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। अभी मैं इस सिद्धांत पर नहीं जाऊंगा, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कई परीक्षाओं में ये सिर्फ इतना ही नाम देता है पुस्तक का, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह जीवों का उद्विकास हुआ है। ठीक है ना, तो ये पुस्तक का नाम हो गया नेचुरल सिलेक्शन, और इनका जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन या हिंदी में प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया।
इनका जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन के नाम से जाना जाता है और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले जीव वैज्ञानिक में, जिनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो ये जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है, किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के सिद्धांत विकसित किए। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी जॉन ग्रेगर मेंडल में आप पहला पॉइंट लिखिए आनुवांशिकी के पिता, और दूसरा पॉइंट लिखिए मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आनुवांशिकी के सिद्धांतों का विकास किया। ठीक है, अब आते हैं अगले जीव वैज्ञानिक, इनका नाम है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक जो है, इसमें आप डैश देकर के लिखिए, इन्होंने डीएनए के द्विकुंडलिनी प्रारूप का प्रतिपादन किया। ठीक है, डीएनए जो होते हैं, ये डीएनए हमेशा जोड़ी में होते हैं और इस तरह से डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपस में सांप की तरह कुंडली मारकर रहते हैं, लपेटे हुए रहते हैं। तो डीएनए का जो ये द्विकुंडलिनी प्रारूप है, इसको देने का श्रेय वाटसन और क्रिक को है और इसी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलिनी प्रारूप यानी डबल हेलिकल फॉर्म का प्रतिपादन किया। अगले जीव वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जो थे, ये भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक थे। साथ ही इन्होंने बताया कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है और उससे जीनों का संश्लेषण किया जा सकता है और इन्होंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से जीन का संश्लेषण करके दिखाया भी और इसी कारण इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। तो हरगोविंद खुराना में आप लिखिए भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से जीन संश्लेषित किया। क्लियर है। आते हैं अगले जीव वैज्ञानिक, इनका नाम है डिस्ट्रिच ब्रैंडिस। सर डिस्ट्रिच ब्रैंडिस जो है, इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। आप लोग डिस्ट्रिच ब्रैंडिस लिख करके डैश दे दीजिए और लिखिए भारतीय वानिकी के पिता, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है। अगले जीव वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बहुत से परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति के जनक जो थे ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। अब एक और नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस धोनी तो खूब याद रहता है, एमएस स्वामीनाथन को भी याद रख लीजिए। ये जो है एमएस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, पूछे अगर आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस धोनी के नाम से जोड़िएगा तो जल्दी याद रहेगा। अब आज के लिए हमारे जो लास्ट जीव वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, ये श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति हुई थी जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। दूध के उत्पादन को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना, उसे हम दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार या पिता थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। साथ ही साथ में ये अमूल डेयरी के संस्थापक भी थे। हरित क्रांति के बारे में मैंने बताया नहीं है ना। हरित क्रांति क्या थी, कोई हरे रंग का क्रांति नहीं आ गया था खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न संकट की थी, क्योंकि हमें खाद्यान्न विदेशों से मंगाने पड़ते थे, भूखमरी की स्थिति देश में थी। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए एक मुफ्त पैकेज कार्यक्रम यानी कि उन्नत बीज, सिंचाई के साधन, उर्वरक, ठीक है, इत्यादि का एक साथ प्रयोग करके पैदावार को बढ़ाया गया, जिससे देश की आवश्यकताएं तो पूरी हो, साथ ही साथ हम विदेशों को निर्यात करके धन भी कमा सके। तो ये जो कार्यक्रम था इसी को कहा गया हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति जो संबंधित है ये खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित थी।